Good morning everyone. In today's physics class, we are going to revise chapter 9, Mechanical Properties of Solid. This is a very important chapter, and in this video, we will see all the definitions which are important and formulas and the factors which are important for your board examination, for your examination, home examination, and for the competition. So let's start with the basic concept of this chapter, mechanical properties of solid. So first we have started with the elasticity. This is the basic concept. What is the meaning of elasticity? सबसे पहले हम इसको देखते हैं. तो हमने क्या बताया था कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक, बाय विच ए बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. हियर वी हैव डिस्कस्ड टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस. एक को हमने बोला था डिफॉर्मिंग फोर्स और दूसरा क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स. डिफॉर्मिंग फोर्स का काम क्या होता है, दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स which deform या which changes the shape or size or orientation of the body. ये कर सकता है. बट restoring force क्या होता है, because of this force the body regain its shape. वो internal होता है and this deforming force is the external force. तो हम बात कर रहे थे elasticity में क्या होता है. ये इसको थोड़ा सा लिखते भी चलते हैं, समझते भी चलते हैं कि this is the property. It is the property of a body. Yeah, simply mean this is the property of body means this is the property of the material of the body, property of body by virtue of which it regains its original size and shape when after the removal of the deforming force. इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द इलास्टिसिटी. और इफ द बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स शेप तो उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी. तो उसको भी हम लिख लेंगे. अब परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में क्या होता है कि अगर बॉडी रिगेन्स its original size and shape completely and immediately if, इसको भी लिख लेते हैं, if, अच्छा एक चीज और, ये तो प्रॉपर्टी क्या है, इलास्टिसिटी, एंड द बॉडी इज सेड टू बी, एंड इसको एक साथ लिख देते हैं, एंड बॉडीज आर कॉल्ड, ऐसे जितने भी बॉडी हैं आर कॉल्ड इलास्टिक बॉडी. उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडीज, जिसके पास प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी हो, ठीक. और इसमें एक पर्टिकुलर केस होता है, उसको भी देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं कि इफ द बॉडी regain its original shape and size completely, regains its original shape and size completely and immediately after the removal of the deforming force, after the removal of
removal of deforming force, then that body को क्या बोलते हैं? then that body is called perfectly elastic body. उसको क्या बोलते हैं? perfectly elastic body. मतलब perfectly elastic body का क्या मतलब होता है कि if the body regain its original shape and size immediately and completely, then that body is the perfectly elastic body. अदरवाइज अगर थोड़ा सा चेंजेज होते हैं, अगर कंप्लीट नहीं है तो उसको बोलते हैं इलास्टिक बॉडी. अब इसका अपोजिट क्या होता था? प्लास्टिसिटी. इलास्टिक का अपोजिट क्या है? प्लास्टिसिटी. इसको भी देख लेते हैं. प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लास्टिसिटी? तो क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, इसको भी लिख ही लेते हैं फिर समझ लेते हैं. दिस इज व्हाट? प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, इसका उल्टा वर्च्यू ऑफ विच बॉडी डज नॉट रीगेन. ए बॉडी डज नॉट regain its original size and shape after removal of deforming force. एंड दैट बॉडी को क्या बोलते हैं? एंड बॉडी आर कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी. उस बॉडी क्या बोलते हैं? दैट बॉडी एंड बॉडी इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी. और इसी में एक परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का भी कंसेप्ट आ जाएगा कि अगर बॉडी डज नॉट या इट डज नॉट शो एनी टेंडेंसी टू रिगेन. Also, चलिए साथ में लिख लेते हैं. Also, if the body does not show any tendency to regain its original size and shape. After removal of deforming force called perfectly plastic body. क्लियर? ये आपका हो गया परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी. अगर हम एग्जांपल्स देखना चाहें, एग्जांपल में हम लिख सकते हैं पुट्टी, ठीक, पैराफिन वैक्स. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ए परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी. परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का भी अगर एग्जांपल देखना चाहें तो क्वार्ट्ज फाइबर एग्जांपल हमारा है. क्वार्ट्ज फाइबर हमारे पास होता है, ठीक. तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ ए perfectly elastic and perfectly plastic body. Elasticity, plasticity, elastic body and plastic body. चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है. नेक्स्ट इज द स्ट्रेस. स्ट्रेस को मैंने बताया था कि इसका कोई सिंबल नहीं होता है. इसको कैसे डिफाइन करते हैं? दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ ए डिफॉर्म्ड बॉडी. क्या होता था? स्ट्रेस इज इक्वल टू किसमें? स्ट्रेस इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स. सॉरी, एक्चुअली इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ए रीस्टोरिंग फोर्स. अगर किसी बॉडी को हम डिफॉर्म करते हैं
तो द बॉडी आल्सो अप्लाई एन इंटरनल फोर्स, इंटरनल रिएक्शन, तो दैट रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, विच एक्ट पर यूनिट एरिया ऑफ ए डिफॉर्म्ड बॉडी, तो दैट इज द स्ट्रेस. अब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द रीस्टोरिंग फोर्स. इंटरनल बॉडी कितना फोर्स लगा रही है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर. दैट्स वाई अगर बॉडी इन इक्विलिब्रियम में है तो दिस रीस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल टू द डिफॉर्मिंग फोर्स. एक्चुअल दिस इज द डिफिनेशन, बट टू मेजर दैट व्हाट फार्मूला यूजिंग, ये रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर. डिफॉर्मिंग फोर्स ये हमारे कब है, इन केस ऑफ ए इक्विलिब्रियम, या इसी को हम बोलते हैं अप्लाइड फोर्स. जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है दैट इज द डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. दिस इज व्हाट, दिस इज द स्ट्रेस, या दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए. इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन एसआई सिस्टम, और अगर सीजीएस सिस्टम में तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हैं. तो दिस इज द यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला वी कैन फाइंड आउट. अब इसके बाद हमने दो टाइप भी इसके देखे थे. नॉर्मल स्ट्रेस भी हमने देखा था, टेंजेंशियल स्ट्रेस भी देखा था. ठीक, और नॉर्मल में ही हमने देखा था कि एक आपका क्या होता है, कंप्रेसिव वाला होता है, जिस और एक होता है एक्सटेंसिव होता है, टेंसाइल स्ट्रेस होता है. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस. तो उसका डिटेल हम नहीं जा रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट इज द स्ट्रेन. नेक्स्ट अवर टॉपिक इज स्ट्रेन. हमारा क्या होता है, स्ट्रेन इज व्हाट, स्ट्रेन क्या होता है, दिस मेजर द चेंज. ठीक, दिस इज व्हाट, दिस इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन. ये क्या होता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू, इसका कोई सिंबल नहीं होता है, स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन एनी डायमेंशन ऑफ ए बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन. चेंज इन डायमेंशन. चलिए इसके टाइप्स को अगर देखना है तो इसके टाइप्स भी देख लेते हैं, लिख लेते हैं. इसके कितने टाइप्स होते हैं. मेन जो टाइप होते हैं वो दो होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और सेकंड इज टेंजेंशियल स्ट्रेस. टेंजेंशियल स्ट्रेस. अब नॉर्मल में हमारे पास दो तरह के होते हैं. एक होता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस और दूसरा क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस. इफ देयर इज ए डिक्रीज इन लेंथ बिकॉज ऑफ द अप्लाइड फोर्स तो उसको हम कंप्रेसिव बोलते हैं, एंड इफ देयर इज ए इंक्रीज तो उसको बोलते हैं टेंसाइल. और टेंजेंशियल का भी हमने देख लिया है. चलिए स्ट्रेन में क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. ओरिजिनल डायमेंशन. क्लियर, दिस इज द बेसिक फार्मूला. ये हमारा जो मेन फार्मूला है. अब डिपेंडिंग अपॉन कि चेंज इन डायमेंशन एंड ओरिजिनल डायमेंशंस क्या हम ले रहे हैं, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ द स्ट्रेन. इसमें टाइप्स हम देख लेते हैं, एंड टाइप्स में वी विल डिस्कस डिफरेंट फार्मूला. टाइप्स में हमने देखा कितने टाइप्स हैं, इसके थ्री टाइप्स हैं. थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेन आर देयर. पहला क्या था, हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. इसको हम कैसे मेजर करते हैं, दिस इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, या हम लिखते हैं डेल्टा एल अपॉन स्मॉल एल, क्योंकि स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल भी लिखा जाता है. तो सिंबल तो दे डोंट हैव प्रॉब्लम, आप समझ सकते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन कि अगर हमारे पास ओरिजिनल लेंथ स्मॉल एल है, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल है, तो दिस रेशियो विल बिकम द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. सेकेंड हमारे पास क्या है, सेकेंड इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ये किससे रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू द चेंज इन वॉल्यूम. ये क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम.
अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और इफ देयर इज चेंज इन वॉल्यूम, अगर डेल्टा वी है, ओरिजिनल वॉल्यूम वी है, तो देन वॉल्यूम स्ट्रेन विल बी इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी। दिस इज द टू स्ट्रेन। थर्ड हमने क्या पढ़ा था, शियर स्ट्रेन या शियर स्ट्रेन। थर्ड इज व्हाट, शियर स्ट्रेन। ये क्या होता है, चेंज इन शेप में। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, शियर स्ट्रेन दिस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द एंगल थीटा, या इसको हम tan थीटा कह सकते हैं। और दिस इज व्हाट, दिस इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव, दिस इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट between two parallel planes divided by, क्या होता है हमारे पास, distance between two parallel planes। और ये किसके बराबर हो जाता है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। फिगर से भी मैंने आपको समझाया था। तो दिस फार्मूला यू शुड रिमेंबर कि शियर स्ट्रेन बराबर होता है tan थीटा, या tan थीटा बराबर डेल्टा एल अपॉन एल। इफ देयर इज ए डेल्टा एल इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स एंड देयर ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू, ओरिजिनल डिस्टेंस इज इक्वल टू एल। चलिए, और नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इलास्टिक लिमिट भी देख लेते हैं। व्हाट इज द इलास्टिक लिमिट, ये क्या होता है, दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस। इसको हम कैसे मेजर करते थे, मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच द बॉडी हैज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, यही ना। तो क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस up to which, maximum stress up to which stress is proportional to, अदर टर्म में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, stress is proportional to stress is proportional to strain। क्लियर, इसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। ये तो हमारा हो गया इलास्टिक लिमिट का। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हुक्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ में हमने क्या देखा था कि ये क्या आता है, विद इन इलास्टिक लिमिट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, विद इन इलास्टिक लिमिट क्या होता था, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। सिंपल वर्ड में, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। या अगर हम मैथमेटिकली अगर इसको लिखना चाहें तो स्ट्रेस किसके बराबर होता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्लियर, अब स्ट्रेस इसको हम लिख सकते हैं, और स्ट्रेस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट E मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, वेयर E इज व्हाट, E इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। और E इज इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वेयर E इज called constant of proportionality, it is simply is called modulus of elasticity of the material of a body।
दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ऑफ ए बॉडी एंड इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ देयर। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसी को क्या बोलते हैं, आर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये क्या होता है? दिस इज सिंपली, यहीं से हम डिफाइन कर सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। डेफिनेशन इज हियर, क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, कब? दिस फार्मूला विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन is known as modulus of elasticity or coefficient of elasticity। अब इसके हम टाइप्स को देख लेते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहला क्या होता है? दिस इज द यंग मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको भी साथ में पढ़ते चलते हैं। इसको कैसे लिखते हैं? y से। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज रिटेन एज द y। और ये क्या होता है? जब आपका स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हो और स्ट्रेन क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो, तब हमारा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो दिस इज व्हाट? दिस इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन longitudinal स्ट्रेन, कब? विद इन इलास्टिक लिमिट, with ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain within elastic limit is known as the Young modulus of elasticity। और इसके फार्मूले को भी हम देख ले रहे हैं। चलिए, ये क्या हो जाएगा? R y इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। या इसको हम क्या लिखते थे? F अपॉन A इंटू स्मॉल l अपॉन डेल्टा l। और अगर इन केस ऑफ वायर अगर हम बात करें तो F अपॉन पाई आर स्क्वायर L अपॉन डेल्टा l। ये भी फार्मूला है। दिस इज इन केस ऑफ ए फॉर वायर। ठीक, अगर हमारा वायर अगर है तो ये फार्मूला होता जाएगा। अदरवाइज जो भी हमारा शेप है डिपेंडिंग अपॉन दैट कि हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और क्या हम उसकी एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गया। सेकेंड जो हमारा है, सेकेंड इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं K से। दिस इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। K इज इक्वल टू, हमारा स्ट्रेस क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस। यहां हम कौन सा स्ट्रेस लेते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय रेशियो किसका? वो स्ट्रेन क्या होता है? दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये हम पढ़ चुके हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी न्यूमेरिकली। F अपॉन A अपॉन डेल्टा V अपॉन V। ये क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और F अपॉन A क्या होता है? नॉर्मल प्रेशर इज देयर। तो इसको हम लिख सकते हैं P अपॉन डेल्टा V अपॉन V, या K बराबर माइनस PV अपॉन डेल्टा V।
वेयर नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है कि देयर इज ऑलवेज ए डिक्रीज इन वॉल्यूम इफ वी इंक्रीज द नॉर्मल प्रेशर या आपका नॉर्मल स्ट्रेस, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग ए नेगेटिव साइन। इसी से एक इंपॉर्टेंट रिलेटेड वर्ड आ जाता है कंप्रेसिबिलिटी, तो अभी देख लेते हैं, इसी के साथ पढ़ लेते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? दिस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ, ये कैसे डिफाइन करते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक, या इसको बराबर लिखते हैं 1/k, या इसको लिख सकते हैं -Δv/P इंटू, दिस इज रिलेटेड टू द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक और हमारे पास है थर्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसको बोलते हैं शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब इसका जो सिंबल है दैट इज इक्वल टू ईटा, वाई यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, के सम बुक्स में बी भी लिखा जाता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड देन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस इज इक्वल टू ईटा। और ये क्या होता है? दिस इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। ये किसके बराबर होता है? टेंजेंशियल स्ट्रेस अपान स्ट्रेन कौन सा होगा यहां पे? दैट विल बी द शियर स्ट्रेन। ये पढ़ चुके हैं आप, शियर स्ट्रेन। और ये क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू द F/A/थीटा, ठीक। और इसका फार्मूला भी हमने देखा था, F/A, थीटा बराबर क्या होता है? ΔL/A, ठीक। या सेम फार्मूला ईटा इज इक्वल टू F/A इंटू L/Δ। दिस इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कुछ हमने ये ग्राफ डिस्कस किया था, उसमें हमने कुछ पॉइंट प्लॉट किया था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। दैट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने एक देखा था यील्ड पॉइंट, हमने देखा था यील्ड पॉइंट क्या होता है। ये क्या है? दिस इज द पॉइंट बियॉन्ड विच ए सॉलिड फ्लोज, और उसको हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। दिस इज द स्ट्रेस बियॉन्ड विच ए सॉलिड फ्लोज, और फॉर एग्जाम्पल अगर क्या है, पेस्ट ऑफ फ्लोर एंड वाटर फ्लोज अंडर इट्स ओन वेट, पता है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेस। दिस इज व्हाट? स्ट्रेस बियॉन्ड which a solid, beyond which a solid flows, ठीक, is called यील्ड पॉइंट। एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल्स में क्या होता है कि पेस्ट ऑफ फ्लोर हो गया, या वाटर जो होता है दैट फ्लोज अंडर इट्स ओन वेट, ना खुद से बहता है आपका, तो इसको आपका यील्ड पॉइंट बोलते हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेस भी हमने देखा था। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेस ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग, दिस इज द सम टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्ट्रेस। स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग to which a wire breaks, ठीक। और ये हो गया सिंपल ब्रेकिंग फोर्स, और ये सब चीजें तो हमें डिस्कस नहीं करना है। तो ये हमारे दो स्ट्रेस हो गए डिफरेंट टाइप्स के, या दिस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस which decide to कि आपका फ्लो होगा या दैट विल ब्रेक।